तो हम लोगों का भी ये किस्सा देखने का है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है? क्या होता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम लोगों ने स्पेक्ट्रम किसका देखे वाला है? लाइट का। ओके, एक्चुअली स्पेक्ट्रम किसका होता है? वेव का। राइट। तो मैं पहले वो समझाता हूँ वो किस्सा क्या होता है। जब भी कोई एक हम लोग जो वेव देखते हैं कौन सी होती है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स टाइप की होती है। मतलब ये रहेगा उसका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, और ये वाला होता है वाइब्रेशन। आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एक वेव होती है, उस वेव के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से खत्म हो रही है, राइट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा इज द लेंथ, किसकी लेंथ होती है? वेव की लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ। दूसरी चीज ये होती है एक सेकंड में कितने वेव पास होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। सो दूसरी वाली चीज होती है एन और द एफ, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट पर सेकंड। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहले मुझे बताओ तुम लोगों की खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। खाने की फ्रीक्वेंसी कहा कि है एक दिन की। एक दिन में तुम लोग कितनी बार खाना खाते हो उसको क्या बोलेंगे? खाने की फ्रीक्वेंसी। कितनी बार खाना खाते हो एक दिन में? पूरा ऐसे वो कचरा वचरा पकड़ के। हाँ, कचरा वचरा मतलब हाँ, ब्रेकफास्ट स्नैक्स उसके बाद में पानी पूरी वगैरह सब पकड़ के कितने बार खाते होंगे? 4 से 5 बार। मतलब सिंपल लैंग्वेज में पहला ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, ऐसे 4 पकड़ लेते हैं। अगर 4 के अलावा अलावा बहुत और कोई बीच बीच में बहुत ठूस ठूस के खा रहा है तो क्या होगा? दुबला हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा की एनर्जी मिलती जाती है। मतलब कोई आदमी सिर्फ दिन में 2 बार खाना खा रहा है तो उसकी खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। और अगर कोई 4 बार खाना खा रहा है तो खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 टाइम्स अ डे, राइट। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास में रहेगी? 4 वाले के पास में। मतलब कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी। सीधा याद रखने का। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? द एनर्जी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसकी एनर्जी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, हम लोग हीट रेडिएशन के लिए याद रख रहे हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब ये एक वेव हो गया है, यहीं पे मैं एक दूसरा वेव निकाल देता हूँ और ये वेव ऐसे ही है, बस ये वाला हो गया। तो बताओ ब्लू वाले कितने वेव है? एक। और रेड वाले कितने वेव है? दो। बराबर है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई? रेड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। लेकिन रेड वाला, ये जो रेड वाले का क्या हो गया है? वेवलेंथ यहाँ तक क्या आ गया? तो रेड की अगर वेवलेंथ कम हो रही है तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? ज्यादा। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ, राइट। तो हम लोग याद क्या रखेंगे? अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब कौन ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। और वेवलेंथ ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी भी कम। दिमाग में फिक्स हो गया? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये मैंने बता दिया रिलेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग फॉर द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो हीट इमिट होती है हम लोग लिख देते हैं द हीट इमिटेड। दिस हीट इमिटेड is depending upon the temperature, upon the temperature। ओके, अब ये कैसा डिपेंडेंट रहता है वो हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं
हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया हॉट हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा बताओ, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा। ओके, और दूसरा वाला एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे दिस इज द कूल ऑब्जेक्ट। कूल ऑब्जेक्ट मतलब जिसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को क्या दे रहे हैं, हीट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर को हीट इमिट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा या कम एनर्जी इमिट करेगा, ज्यादा। मतलब सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एनर्जी होता है वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब एनर्जी जो भी हीट को इमिट करता है कौन से फॉर्म में वो इमिट करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, बराबर है ना। मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशन, राइट। तो यहाँ पे उसने जो रेडिएशन को इमिट किया वाला है, उस रेडिएशन की कौन सी चीज ज्यादा है, अभी अभी बताया ना, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, राइट। तो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा है और कौन सी चीज कम होती है, वेवलेंथ कम होती है। ओके, सो दिस इज द वेव लेंथ, जो वेवलेंथ है वो कम है। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है वेव को। इस वेव को जो इमिट कर रहा है, इस ये जो वेव दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस वेव की कौन सी चीज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा, और वेवलेंथ कैसा है, कम। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये जब हॉट ऑब्जेक्ट हीट को इमिट करता है तो कौन से फॉर्म में इमिट करता है, रेडिएशन के फॉर्म में। ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और जिनका वेवलेंथ कम होता है, राइट। तो हम लोग यही स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा वाला है हमारा, फुल ऑब्जेक्ट। ओके, फुल ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे रहती है बताओ, कम एनर्जी वो इमिट करेगा। इसलिए जो वो रेडिएशन इमिट करते हैं उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, जल्दी जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम रहेगी, इसलिए उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है वो ज्यादा रहता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, ये जो फुल ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से जो वेव निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है बताओ, कम, और उसकी वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर से क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोगों को देखने का है, और ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब एट द हाई, चला गया, हाँ, एट द हाई टेम्परेचर, एट द हाई टेम्परेचर, जो हम लोग यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, रेडिएशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ इमिशन इज हाई, रेट ऑफ द इमिशन जो होता है वो हाई होता है। इसलिए जो वेव होती है, वेव इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई रहेगी और वेवलेंथ कैसा रहेगा, लो रहेगा। ओके, और दूसरा वाला सेम क्या लिखेंगे, एट कौन सा टेम्परेचर है, एट द लो टेम्परेचर रेट ऑफ इमिशन कैसा रहेगा बताओ, रेट ऑफ इमिशन वहां पे कैसे लिखे वाला है, ज्यादा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द रेट ऑफ द इमिशन, रेट ऑफ इमिशन जो होता है वो कैसा है, कम। जिसकी वजह से यहाँ से जो वेव निकल रही है, वेव की, वेव इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसकी कैसी होती है, कम, एंड जिसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है ज्यादा। दो आदमी आए और उसमें से एक का नाम था ल्यूमर एंड दूसरे का नाम था प्रिंग शेम। ओके, सो लूमर एंड द प्रिंग शेम, ये दो आदमी थे,
जिन्होंने एक्चुअली स्टडी किया था, दे हैव स्टडीड द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, spectral distribution, spectral distribution of the a perfect black body. Okay, of the परफेक्ट, मतलब सिंपली हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलने से ये लिख देते हैं लूमर एंड प्रिंसटन। उन्होंने स्टडी किया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, black body radiation as the function of the wavelength. ओके, तो जो भी रेडिएशन होती है उसके पास में दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है। कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है वो? फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। अगर हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा ऑफ वेवलेंथ कैसी है, कम या ज्यादा? कम वेवलेंथ की रेडिएशन को वो इमिट करेगा, और जो ज्यादा टेम्परेचर और जो कम वेवलेंथ वाला है वो ज्यादा। उल्ट कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए तो मैंने पहले पढ़ा के रखे वाला है, राइट? तो क्या पढ़ के रखे वाला है? अगर ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है तो वो कम वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा, और कम टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन को इमिट करेगा। तो इन्होंने ये स्टडी की, जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसको उन्होंने स्टडी किया, फ्रीक्वेंसी नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया? वेवलेंथ। और उन्होंने ये जो स्टडी की उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस साइड में उन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा है लैम्बडा, मतलब कौन हो गया? वेवलेंथ। और वाई एक्सिस में रखा है उन्होंने आर, आर का मतलब कौन होता है? इमिस क्या? आर का मतलब क्या होता है? एमिसिव पावर। ओके, लोगों ने काम की चीज देखना चालू किया था, वो था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जो भी हीट इमिट होती है वो डिपेंडेंट रहती है ऑन द टेम्परेचर। तो इसके लिए हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। कौन से? एक हॉट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा कोल्ड कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? तो दोनों भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे? हीट को इमिट करेंगे। जब वो हीट को इमिट करते हैं, वो इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हीट रेडिएशन। तो रेडिएशन जो होता है उसके पास में हम लोग फिलहाल में दो क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। रेडिएशन मतलब कौन हो गया है? वेव। ओके, तो वेव के पास में दो क्वांटिटीज है। कौन सी? फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, राइट? तो हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी क्या करेगा? हीट को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द वेव, और वो जो वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा, और वेवलेंथ होता है कम। लेकिन कोल्ड ऑब्जेक्ट जो उसका रेट ऑफ इमिशन कैसा रहता है? कम। इसलिए एनर्जी जो इमिट करता है वो कम होती है, उसके वजह से जो वो वेव इमिट करता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, राइट? ये वाला देखा था। फिर हम लोगों को एक आदमी मिला था, एक आदमी नहीं, कितने आदमी थे? दो आदमी। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लूमर एंड द प्रिंशन, राइट? तो इन्होंने स्टडी किया था जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जो लूमर और प्रिंशन थे उन्होंने स्टडी किया था जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। मतलब क्या हो गया? ब्लैक बॉडी जो होती है वो हीट एनर्जी को क्या करेगी? रेडिएट कर देगी। उसका उन्होंने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टडी किया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। क्योंकि वेव के पास में कितने क्वांटिटी है फिलहाल में? दो। कौन से? फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तो इन लोगों ने जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा है इन एज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या किया, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया उन्होंने वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया उन्होंने आर, मतलब कौन हो गया है? रेडिएंट पावर और द इमिसिव पावर। सबसे पहले एक टेम्परेचर पे उन्होंने ब्लैक बॉडी का रखा। टेम्परेचर कितना था? 3000 केल्विन। तो उनको ये जो ब्लू वाला है वो वाला स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा
कि एक ऐसा यहाँ पे ब्लू वाले में क्या दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ, जहां पे आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, राइट। उसके बाद में उन्होंने जो ब्लैक बॉडी होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया है, 4000, राइट। 4000 जब किया तब जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों को इस तरीके से मिला है, वैसे ही किसके लिए मिला है, 5000 के लिए। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कौन बढ़ते जा रहा है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इंक्रीजेस with the temperature. So as temperature increases, R increases. दूसरा, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हर एक लैम्बडा मैक्स क्या होते जा रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर एक कर्व के लिए कौन है, लैम्बडा मैक्स। व्हाट इज लैम्बडा मैक्स, वो वेवलेंथ जहां पे आर की वैल्यू मैक्सिमम है। ओके, तो हर एक कर्व के लिए लैम्बडा मैक्स है, और हर एक कर्व का जब भी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लैम्बडा मैक्स क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। तो लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक एक अगर बढ़ रहा है तो लैम्बडा मैक्स कम हो रहा है, तो हमारा वहां पे रिलेशन कौन सा रहेगा, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। जस्ट अ मिनट, जान दो, ठीक है, हाँ, हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने अभी जो ग्राफ देखे हैं, उन ग्राफ्स के ऊपर से हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को कौन सी चीजें दिखाई देती है, वो देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाई दे रहा है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के हिसाब से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट वी कैन राइट, वी आर मतलब कौन सा पावर हो गया है, रेडिएंट पावर। सो वी कैन से द रेडिएंट जो पावर होता है, दिस रेडिएंट पावर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल आर, दिस इंक्रीजेस, this increases with the temperature. ओके, मतलब सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, आर आर इंक्रीजेस जैसे ही जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। सेकंड वाला कंडीशन, सेकंड वाले कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो हर एक कर्व है, हर एक कर्व के लिए आर आर जो है वो मैक्सिमम है, कौन से वेवलेंथ पे, लैम्बडा मैक्स, राइट। तो हम लोग लिख देते हैं, तो फॉर द ईच कर्व, फॉर द ईच कर्व आर इज मैक्सिमम एट द लैम्बडा मैक्स, राइट। अब लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर का क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस, राइट। तो वो भी हम लोग लिख देते हैं। थर्ड, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस जो लैम्बडा मैक्स होता है वो लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस, राइट। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है, मतलब ये वाला कौन सा हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, जो लैम्बडा मैक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसको हटाने का होगा तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट। सो लैम्बडा एम इज इक्वल टू, दिस इज द constant divided by the t. So we can say lambda m into t, this is the constant, right। ये वाला हो गया। और जो लास्ट वाली एक प्रॉपर्टी होती है, जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर देंगे, वो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो अभी हम लोग को ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ना, ब्लू वाले कर्व कर्व है, बराबर है। तो कर्व के नीचे का एरिया क्या कहलाएगा, एरिया अंडर कर्व। ओके, वो जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हम लोगों को बताता है इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो जो हमारा AUC, AUC का मतलब क्या होता है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व जो होता है, दिस इज, it is emissive power or the radiant power,
इमिसिव पावर, इमिसिव पावर का ही दूसरा नाम क्या है? रेडिएंट पावर, इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये हो गया है हमारा एरिया अंडर द कर्व। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखने गए? ओके, हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? द लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक आदमी पैदा होगा जो कांस्टेंट की वैल्यू बताएगा, और क्या बन जाएगा वो? लॉ। ओके, और उस आदमी का नाम है वायन, इसलिए वो जो लॉ बनता है उस लॉ का नाम है वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट? वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट? अब ये जो वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वो बिल्कुल सिंपल है, जो हम लोगों ने अभी अभी देख के रखा है। और वायन्स डिस्प्लेसमेंट के लॉ ने क्या बोला है? जो लैम्बडा मैक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो चीजों के बारे में लिख देते हैं। व्हाट इज लैम्बडा मैक्स? लैम्बडा मैक्स बताओ। तो वायंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मतलब आप लोग क्या लिखोगे हर बार? द लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जिसमें लैम्बडा मैक्स कौन है? इट इज दैट वेवलेंथ वेयर radiant power is maximum. Okay, so lambda max it is the wavelength at which wavelength at which the radiant power is maximum. Okay, और जो T होता है T, वही ये कौन हो गया है? दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन रहेगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द टी। कांस्टेंट कौन देता है? जो लॉ बनाता है। यहाँ पे किसने कांस्टेंट दिया वाला है? हाँ, वायंस ने, उन्होंने कांस्टेंट बताया है, एंड दैट कांस्टेंट इज गिवन एज द स्मॉल बी डिवाइडेड बाय द टी। तो यहाँ पे जो बी होता है इसकी वैल्यू होती है 2.897, 2.897 इंटू जो 10⁻³ -3 यूनिट बताओ। इसका यूनिट चाहिए है, टी को इधर लेके चले जाएंगे। लैम्बडा का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, इसलिए कितना हो जाएगा? मीटर एंड केल्विन। 0.9 या 49.9? 48.9। मतलब तुम लोगों ने कांस्टेंट का शॉर्टकट मार दिया कुछ तो भी, है ना? आखिरी कुछ तो भी हटाया होंगे ना शॉर्टकट में से। यहाँ पे जब हम लोग गिवन लिखते हैं तो व्हाट इज क्वेश्चन? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैम्बडा मैक्स। मतलब क्या लिखेंगे? लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर द सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। मतलब क्या गिवन है? टेम्परेचर कितना है? 5800 केल्विन। कौन सा वाला लॉ लगेगा? Wien's displacement law, that is lambda max is equal to b अपॉन t। तो कितना हो गया है? 2.89 सॉरी 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5800। तुम लोगों ने कितना लिया है? 2.8। हाँ, 2.897 लिया वाला है। ओके, ठीक है, तो कोई भी चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होता है वो कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 4.9 इंटू 10⁻⁻, कितना है? -8 आया क्या? -3। यहाँ पे कितने चले जाएंगे करके बताओ कि कितना कितना हुआ तुम्हारा? कितना है वाला है? सो 4.9 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट क्या रहेगा उसका? मीटर, राइट? तो ये वाला होता है हमारा
लैम्बडा मैक्स की वैल्यू, राइट। उसके बाद में अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जाएंगे, और उसमें एक दूसरा आदमी आया जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन, राइट। तो उसका भी लॉ आता है। सो वी विल राइट डाउन द स्टीफन बोल्ट्जमैन। Okay, so Stephen Boltzmann's law of radiation, law of the radiation. अब ये जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन है, वो उन्होंने दिया वाला है फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सो दिस इज फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने ये लॉ दिया वाला है, और इन्होंने क्या बताया वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज ये एक बॉडी है, ये हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो रेडिएंट पावर होता है वो कितना रहता है, आरबी, राइट। फिलहाल फिलहाल में हम लोग उसको आर ही लिख देते हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कौन सा वाला पावर रहता है, रेडिएंट पावर। ओके, ये जो रेडिएंट पावर होता है वो डिपेंडेंट रहेगा उसके टेम्परेचर के ऊपर। ये कब किसने बताया है, स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने, राइट। और कैसे डिपेंडेंट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बताया, जो रेडिएंट पावर होता है, राइट। सो दिस इज द रेडिएंट पावर of the perfect black body, of the perfect black body. This is directly proportional to the fourth power of the temperature. Fourth power of temperature का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, दिस इज द टेम्परेचर विच इज रेज टू द पावर 4। मतलब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, द रेडिएंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी रेज टू द पावर 4। देयरफॉर अब यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, कांस्टेंट। तो कौन ऐड करके देगा, स्टीफन एंड द बोल्ट्जमैन। उन्होंने सॉरी, ये कौन सा रहेगा हमारा, आरबी, राइट। तो स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने क्या बताया, जो आरबी होता है दिस विल बी, उन्होंने जो कांस्टेंट दिया वाला है वो होता है सिग्मा, दिस इज टी रेज टू द पावर ऑफ 4, राइट। वेयर द सिग्मा इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं या स्टीफन, हाँ नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट कितना है, केबी ना। हाँ, इसलिए ये वाला जो कांस्टेंट है सिग्मा, दिस इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 5.67। इट इज 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ओके, सो 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी लेते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी का मतलब नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है, तब यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ से कौन हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहे हैं ना। तो यहाँ अपना जो परफेक्ट ऑर्डिनरी बॉडी रहता है होता है उसके लिए क्या रहता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम लोगों को इसमें कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी। ये जो ऑर्डिनरी बॉडी होता है उसके लिए जो आर होता है दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। ये हो गए हैं हमारे दो फॉर्मूलाज। तो बेसिकली अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन के बारे में बात करेंगे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने किसके लिए दिया था, फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए लॉ दिया वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the radiant power of perfect black body is directly proportional to the temperature raised to the power 4। ओके, और बाद में हम लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं, आरबी इज इक्वल टू
टी रेस टू द पावर 4, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, रेडियंट पावर जो होता है वो कितना होता है, आर। तो इसमें किसको ऐड करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन। तो ये कहलाता है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लिखने का है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। तो दिस इज द नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। तो ये जो हमारा नेट लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला देखेंगे, दिस इज फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए नेट लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। उसके लिए हम लोगों ने ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी ड्रॉ कर दिया वाला है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज द ब्लैक बॉडी। ये जो ब्लैक बॉडी होता है उसका टेम्परेचर कितना दिया वाला है, टी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में कौन रहता है, ऑब्जेक्ट के बाहर कौन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, राइट। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा हीट को एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, टी, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है टी नॉट। तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है या फिर कोई भी बॉडी होती है वो कितना रेडिएशन इमिट करेगी वो डिपेंडेंट रहता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी। सीधा सीधा चाय का कप देखे वाला है तुम लोगों ने, गर्म चाय का कप धूप काले में और ठंड में कौन से वाले सीजन में आसानी से मतलब जल्दी ठंडा हो जाता है, विंटर में। क्यों विंटर में ठंडा होता है जल्दी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है। तो इन्होंने क्या बताया, मतलब यहाँ पे क्या होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी में, जो भी एनर्जी लॉस होता है वो डिपेंडेंट रहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर, राइट। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो जो एनर्जी का लॉस रहेगा वो ज्यादा होगा। इसको देखने के लिए हम लोग पहले इनके बारे में लिख देते हैं। व्हाट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी इज द टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये हो गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद में टी नॉट, टी नॉट कौन सा होता है, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, राइट। अब जो हीट लॉस होता है, क्या लिखा मैंने, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस का मतलब क्या हो गया, अपन ने पहले क्या थ्योरी पढ़ के रखे वाला है, एनवायरमेंट से ऑब्जर्व करता है और एनवायरमेंट को रिलीज करता है। तो हीट लॉस कब होगा, जब उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है एनवायरमेंट से वो कम होगा और इमिशन ज्यादा होगा। मतलब अपने को दोनों भी चीजें देखने की है, और कौन सी दो चीजें, एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कितना करता है और एनवायरमेंट को रिलीज कितना करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, द एनर्जी रेडिएटेड, ओके, एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time, right? So energy radiated per unit area per unit time, per unit area per unit time। ये मतलब ही कौन होता है बता, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कौन होता है, आर ना। आर मतलब कौन सा वाला आर है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो आर बी। और आरबी का फॉर्मूला क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू टी रेस टू द पावर 4। ओके, तो जितनी वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन जितना एब्जॉर्ब करेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मतलब दूसरा वाला रहेगा, वो वाला कौन सा रहेगा, दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा टी नॉट रेस टू द पावर 4। तो
नेट लॉस ऑफ हीट मतलब क्या हो गया, एनर्जी रेडिएटेड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सो नेट लॉस ऑफ द एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी कैसा लिखा जाएगा, एनर्जी रेडिएटेड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, सो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, एनर्जी रेडिएटेड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रेडिएटेड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी रेडिएटेड कितना है, सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट रेस टू द पावर 4, कौन बाहर निकल जाएगा, सिग्मा कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा, टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4। ये क्या हो गया है हमारा नेट लॉस ऑफ द एनर्जी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दिस इज द नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। ओके, तो अगर हम लोग यही लिख देते हैं, जस्ट मिनट मैं लिख देता हूं, दिस इज द नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। नेट लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कितना बना बताओ, सिग्मा सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4। एंड दिस इज किसके लिए होता है, दिस इज फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये वाला हो गया। फिर दूसरा वाला हम लोगों ने क्या देखा था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए तो ऐसा होता है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या ऐड कर देते हैं उसमें, इमिसिव पावर ना, सॉरी इमिसिविटी, राइट। तो यही जो हमारा फॉर्मूला है वो बन जाएगा, दिस इज फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज द नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा, इट इज ई सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4। तो ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला हो गया है फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी। ओके, तो ये वाला होता है हमारा नेट लॉस ऑफ द एनर्जी।